हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम केशव कुमार है और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज़ का टीचर। तो पिछले कुछ महीनों से कह लीजिए 2 महीने से एक बहुत लंबा ब्रेक हो गया था क्लासेस के बीच में। सो दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब बोर्ड्स हमारे नज़दीक आ चुके हैं। तो आप सबको ज़रूरत है अपने बिजनेस स्टडीज़ जो क्लास 12th की जो सिलेबस हम चला रहे हैं इसको फटाफट कंप्लीट करें और बोर्ड्स में अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो हमारा पार्ट 5 था, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर चल रहा था और वहाँ पे जो हमने छोड़ा था वो बात हो रही थी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। तो देखो, डेलीगेट करने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या फिर जो हमारे पास जो काम है इसको ट्रांसफ़र करना टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट। जैसे कि मान लेते हैं एक बंदा है राम, ठीक है, एक बंदा है राम है, राम के अंदर में मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राम कौन है? एक मैनेजर है। राम कौन है? एक मैनेजर है। तो भाई जाहिर सी बात है मैनेजर हर तरह के काम तो कर नहीं सकता। A single manager will not perform all the activities like production, sales, marketing और HR। अब ये अकेला जो मैनेजर है वो चारों काम तो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बना देगा और वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको डेलीगेट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा क्या है। तो जैसे मान लो अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू देयर सबॉर्डिनेट। जैसे कि मान लेते हैं अब यही राम था यहाँ पे, इसने क्या करा? इसने डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन। उसने ये देख लिया कि मेरे पास ये 4 लोग हैं, मैं अपने काम को इन 4 लोगों में इक्वली डिवाइड कर दूंगा और मैं फिर इनसे जो है टाइम टू टाइम प्रॉपर फीडबैक लेता रहूँगा कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। अब समझना यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक द डिसीजन। जैसे कि इन केस मान लेते हैं जैसे कि राम है, राम ने 4 लोगों को अपना काम दे दिया कि भाई तुमको जो है प्रोडक्शन देखना है, तुमको सेल्स देखना है, तुमको मार्केटिंग और तुमको HR। तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज टू द प्रोडक्शन मैनेजर। भाई ये कौन था? ये तो GM है, जनरल मैनेजर। अब इसने क्या किया? इसने प्रोडक्शन मैनेजर को काम दे दिया। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी, जितनी भी अथॉरिटीज, पावर टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके पास होगी? ये फर्स्ट पर्सन के पास होगी। मान लेते हैं सेल्स की बात, तो वो सेल्स वाले पर्सन के पास होगी। मार्केटिंग तो थर्ड पर्सन के पास होगी। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी डिसीजंस होगी तो उसको हम बोलते हैं अथॉरिटीज, ठीक है ना। तो अब फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। अब प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी को शेयर करना किसके साथ? ट्रस्ट के साथ। किसके साथ शेयर करते हैं हम? अपने सबॉर्डिनेट, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट। और सुपीरियर किसे बोलते हैं? जो हमसे ऊपर पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के ऊपर कौन है? डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर कंपनी के ओनर्स है। तो ये एक हायरार्की है। जैसे कि तो भाई जो नीचे से, जब मान लो नीचे से चीज़ आ रही है ऊपर अपवर्ड की ओर, तो वो सुपीरियर है, और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है। ठीक। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, जब हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे को देते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैं कल आता हूँ, तुम तब तक ये वाला काम करके रखना। तो अब उस बंदे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेरे लिए क्या है? अकाउंटेबल है। वो बंदा मेरे लिए अकाउंटेबल है कि वो मुझे विद इन द टाइम वो काम करके देगा। तो ये कह रहा है creating accountability on those employee who are entrusted the responsibility and authority। अब उन, जैसे कि देखो पहले मेरा काम था, एक मैनेजर ने इंटरेस्ट किया, उन लोगों के ऊपर भरोसा किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी उनके साथ शेयर की। अब उन एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स मी कि वो ये काम ठीक से ऑन द टाइम मुझे करके दें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है मैंने। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड। देखो ध्यान रखना, जब आंसर देखो कितनी आसान छोटा सा वर्ड में आंसर है इसका। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड, नीचे की ओर, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। वो तो देखो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी और ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। अगर वो इन केस हम भूल जाते हैं तो ये डेफिनेशन भी परफेक्ट वहां पे वर्क करेगी कि डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, ठीक है, टू सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की ओर जब हम
क्योंकि देखो मैनेजर जो है वो क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, पहला प्रिंसिपल था ना, फेयोल ने दिया था, हेनरी फेयोल ने। ठीक है, अब इस डेलीगेशन के, ये जो डेलीगेशन है इसके 3 एलिमेंट हैं। अब ये एलिमेंट है कौन कौन सी? पहला एलिमेंट देखो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब ये होते क्या क्या है, थोड़ा इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल समझना। मान लो कि मुझे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास बच्चा एनरोल होता है, पढ़ने के लिए आता है, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं कि सर ये मेरा बच्चा है, ये आपके यहाँ से जो है बिजनेस पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, अकाउंट्स पढ़ेगा। ठीक है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको ठीक से पढ़ाऊँ। ठीक, तो वो चीज़ जो है वही क्या कह रहा है कि मतलब इट मीन्स वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। अगर कोई काम किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया गया है, एनी वर्क इज असाइन टू एन इंडिविजुअल, मतलब कोई काम अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन को दिया गया है करने के लिए, इंक्लूड्स, जो इंक्लूड करता है किस तरह की एक्टिविटीज, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, चाहे वो सोचने वाला काम हो और चाहे वो हार्डवर्क वाला हो कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। ठीक है, काम देखो 2 तरह से होते हैं ना, एक देखो लेबर है, एक देखो मैनेजर है। तो क्या लेबर जो है वो कैसा काम करती है, लेबर मेंटल एक्टिविटीज नहीं करती है, वो क्या करती है, वो फिजिकल एक्टिविटी करती है। और जो मैनेजर है वो लेबर वाली एक्टिविटीज नहीं करता, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो क्या करता है, वो मेंटल एक्टिविटी, वो दिमाग से प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा और कंट्रोलिंग करेगा। तो ये भी कह रहा है कि इफ एनी वर्क इज असाइंड टू एन इंडिविजुअल पर्सन, आइदर दैट वाज फिजिकल वर्क और मेंटल एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जो परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई काम किसी पर्सन को दिया गया है, किसी सुपीरियर ने किसी सबऑर्डिनेट को दिया है कोई काम, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काम विद इन द टाइम करे, विद इन द टाइम और अच्छे से करे, क्वालिटी मेंटेन करके करे। तो ये कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, कि सबऑर्डिनेट ऑब्लिगेट है, बंधा हुआ है उस चीज में, किसमें, टू प्रॉपरली परफॉर्म, ठीक से काम करे, प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड वर्क, कि वो अपने काम को ठीक से करे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, जाहिर सी बात है भाई। एक बात बताओ, मैं हूं मैनेजर, मैंने अपने जो सबऑर्डिनेट है उसको काम दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो मेरे लिए जिम्मेदारी देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे आंसरेबल, ही इज आंसरेबल टू मी। लाइक इफ मान लो कि एक बंदा ए है, ए ने बी को कोई काम दिया, ए ने बी को कोई काम दिया, तो भैया बी इज आंसरेबल टू ए। अगर इन केस अगर बी काम नहीं करता है, अगर मान लेते हैं बी जो है वो काम नहीं करेगा, तो वो ए को आंसर देगा, वो बताएगा बी इज आंसरेबल टू ए कि भाई मैंने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ए ने इसको क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और बता दूं, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां पे अथॉरिटी होगी। क्यों? अब जो उसने काम दिया बी को, उस काम से रिलेटेड सारी की सारी पावर, टेक द डिसीजंस, वो किसके पास है, बी के पास है, बट ही इज आंसरेबल टू ए। समझ गए बात को? ये चीज कहना चाह रहा था मैं। चलो नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे अथॉरिटी क्या होती है। देखो अथॉरिटी का बहुत ही सिंपल सा, देखो ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ लो आपके बोर्ड में मिनिमम कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, फिक्स प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से आंसर आएगा ही आएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर साल आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी मैंने पहले बताया था, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजन। जैसे कि मान लो कि मुझे किसी इंसान ने, मान लो कि मुझे किसी कंपनी का मैनेजर बनाया गया है, तो आई हैव दैट मच ऑफ पावर टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, HR एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो मेरे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी आती है। तो हम मैं कह सकता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू RESP, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू अथॉरिटी। ये बात ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू द अथॉरिटी। जैसे ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वैसे ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपके पास कुछ अथॉरिटीज भी आएंगी। क्या भाई, अथॉरिटी होगा ही नहीं तो मेरी बात कौन सुनेगा। लाइक एक मैनेजर है, उसके पास क्या है, पावर है, तभी तो मैनेजर है वो। अगर उसके हाथों में पावर होगा नहीं किसी को डांटने का, किसी को समझाने का, किसी को नौकरी से निकालने का, या फिर किसी को मोटिवेट करने का, तो वो फिर किस बात का मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी इंसान को दे रहे हो कि भाई देखो आप ये काम करके रखना, तो अब जैसे मान लो आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे पास पावर है कि मैं जो, मान लो कि आपके पेरेंट्स ने मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये मेरा बच्चा है सो एंड सो, आप इसकी सिलेबस को कंप्लीट करा दो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, साथ में मेरे पास कुछ पावर भी है कि मैं चाहूँ
तो मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा, जितना मेरा मन करेगा मैं उतना दूंगा, और मैं आपको प्रॉपर मतलब चीज़ें जो है जैसा मैं आपसे कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। मेरे पास साथ में कुछ पावर्स भी हैं। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक द डिसीजन। मेरे पास पावर है टू टेक द डिसीजन रिलेटेड टू एनी टास्क विच इज असाइंड टू मी। जो टास्क मुझे दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड अगर कोई टास्क है, कोई पावर अगर है, कोई क्वेश्चन मुझे करना है, या फिर मुझे कोई कुछ भी डिसीजन मुझे लेना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग मुझे करना है अगर, तो मेरे पास वो अथॉरिटी है, दैट मतलब पावर मेरे पास है। नेक्स्ट, टू कैरी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करने के लिए एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या मतलब? पावर। अथॉरिटी मतलब क्या है? यहाँ पे पावर का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इनफॉर्मल में की हम बात ही नहीं करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। भाई जाहिर सी बात है, फॉर्मल कंपनीज में या किसी भी कंपनी की मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पे एक बात बताओ, किसके पास ज़्यादा पावर होती है? जो जितनी बड़ी पोजीशन पे बैठा होता है। क्या किसी लेबर के हाथ में पावर होता है कि किसी को नौकरी से निकाल दे? नहीं होता है। दैट्स वेरी सिंपल। भाई जाहिर सी बात है कि आपके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी, इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब पोजीशन या फिर इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। तो ये वही बात कह रहा है कि द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल जॉब पोजीशन। नेक्स्ट, अथॉरिटी रेफर्स राइट टू टेक डिसीजन। जाहिर सी बात है, अथॉरिटी है तो आप डिसीजंस ले सकते हो, किसी को नौकरी पर रख भी सकते हो तो नौकरी से उसको निकाल भी सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। जाहिर सी बात है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डाउनवर्ड फ्लो हो रही है तो अथॉरिटी भी डाउनवर्ड फ्लो होगी, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। क्यों भाई? सुपीरियर जो होता है, जो मालिक है, सबसे ऊपर बैठा हुआ बॉस, वो मैनेजर को अपनी अथॉरिटीज देता है, मैनेजर सुपरवाइजर्स को देता है, सुपरवाइजर्स फोरमैन को देते हैं। समझ गए बात को? ठीक, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बात मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई है। ठीक, होप आपको ये अथॉरिटी का मीनिंग अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब जो है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आके बच्चों को होता है कंफ्यूजन कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि भैया यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू द अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजन। बट अभी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आ गई? तो देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, अकाउंटेबल टू मी, दैट यू आर आंसरेबल टू मी। अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है तो देखो साथ में क्या है, अब अगर मैंने आपको होमवर्क दिया है तो मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये होमवर्क करके लाना है। इन केस अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो यू आर आंसरेबल टू मी कि सर मैंने ये होमवर्क क्यों नहीं किया। तो वो जो आंसरेबल टू मी वाली जो चीज़ है उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। कि भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका सिलेबस विद इन द टाइम कराऊंगा, दैट आई एम अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स, कि मैं आपके सिलेबस को विद इन द टाइम कराऊं और विद रिवीजन कराऊं। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी का टर्म। अब थोड़ा लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। इसका मतलब है कि अगर इनकेस एक मैनेजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम देता है और इनकेस अगर वो काम नॉन कंप्लीट रह जाए, वो काम ना हो पाए, तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर के लिए क्या है? आंसरेबल है। ही और शी विल आंसरेबल फॉर दैट अनकम्प्लीटेशन ऑफ वर्क। That process is called, that thing is called accountability. This is the final stage of delegation. अब देखो जो delegation है वो ये उसका final stage है। delegation के 3 थे आपके elements, authority, responsibility and accountability। ठीक है, अब देखो कह रहा है accountability cannot be shared or delegate। जाहिर सी बात है भाई, बात बताओ, आपके घर वालों ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं आपका सिलेबस कराऊं विद इन द टाइम, तो दिस इज माय पर्सनल, ये मेरी खुद की अकाउंटेबिलिटी है। मैं इस अकाउंटेबिलिटी को किसी और टीचर के साथ शेयर नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने भरोसा मुझ पे किया है, वो मेरे पास अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो क्या मैं स्कूल के टीचर के ऊपर कहूँगा नहीं भाई स्कूल के टीचर ने सिलेबस नहीं कराया, भाई फिजिक्स वाले सर ने सिलेबस नहीं कराया। ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि मैं हूँ आंसरेबल, आई एम आंसरेबल टू योर पेरेंट, कि भाई मैंने ये सिलेबस क्यों नहीं कराया, विद इन द टाइम क्यों नहीं कराया। ठीक, दिस इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर एनी फाइनल आउटपुट। जो भी फाइनल आउटपुट आता है, मान लो कि मैंने कोई काम किया, इन केस वो काम गलत हो गया, खराब हो गया, ठीक से नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ, तो जो भी वो हुआ है वो चीज़ अब मुझसे जो मेरे ऊपर बैठा हुआ बॉस है वो मुझसे पूछेगा, तो आई एम आंसरेबल टू हिम कि वाई दिस वर्क इज अनकम्प्लीटेड और अनडिस्टर्ब्ड और एनी डिजास्टर इज गोइंग टू हैपन। ठीक, क्यों हुआ ये चीज़, वो चीज़ मैं आंसर दूंगा उस बंदे को। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
अकाउंटेबिलिटी कैन बी इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक। अब देखो अकाउंटेबिलिटी कैसे इन्फोर्स की जाती है, कैसे लगाई जाती है। भाई देखो मैनेजर आता रहता है बार बार, हाँ भाई कैसे काम चल रहा है बताओ, काम ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है, ये बताओ टाइम पे काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो प्रॉपर फीडबैक जब आप लेते रहते हो, जैसे कि मान लो मैं बच्चों से पूछता हूँ, हाँ भाई यार होमवर्क हुआ, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो वो जो होमवर्क का डेली पूछना होता है, वो फीडबैक जो मैं आपसे लेता हूँ डेली, वो जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, वो क्या है, एक तरीके से वही फीडबैक अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स कराने का, लागू कराने का एक तरीका होता है। अकाउंटेबिलिटी कैसा होता है, फ्लोज अपवर्ड, जाहिर सी बात है भैया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, डाउनवर्ड फ्लो हुई, अथॉरिटी है डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, बट सबऑर्डिनेट मेरे लिए अकाउंटेबल है ना, तो डाउनवर्ड हो रहा नहीं, अपवर्ड हो रहा है, नीचे से। सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर के लिए आंसरेबल है। जो नीचे बैठा हुआ इंसान है वो मुझे आंसर देगा, अपने से बॉस को आंसर देगा ना वो। तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है उसका फ्लो कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्लो, समझ गए, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो वो कैसा है, अपवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक। दैट सबऑर्डिनेट विल अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। नेक्स्ट, अब ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, डेलीगेशन कहाँ कहाँ हेल्प करता है मैनेजमेंट में। देखो डेलीगेशन से सबसे बेस्ट जो फायदा होता है वो है हमारा कि डेलीगेशन हेल्प करता है कंट्रोलिंग में। डेलीगेशन हेल्प करता है कंट्रोलिंग, इट मींस डेलीगेशन मेक्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन मेक्स इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट कर रहा है, इफेक्टिव कंट्रोल कर रहा है, इससे ग्रोथ होगा, अच्छी कोऑर्डिनेशन बनेगा, एम्प्लॉयज मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि हम जब अथॉरिटीज़ देते हैं, हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो जो हमारा नीचे का जो इंसान होता है, जो हमारा एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है, वो मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे ये इनिशिएटिव मिला है तो मैं ये काम अच्छे से करके दिखाऊंगा। तो कहने की मोटिवेशन मिलता है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है, कोऑर्डिनेशन होता है, एक तरीके से मैनेजर्स का वर्कलोड कम करता है। डेलीगेशन क्या करता है, मान लो डिवीजन ऑफ वर्क है, मेरे पास 4 तरह के काम थे, मैं अकेले 4 तरह काम तो कर सकता नहीं हूँ, मैंने क्या करा, अपने काम को थोड़ा सा डेलीगेट कर लिया। तो मैंने क्या किया, तीन जो पीस ऑफ वर्क है उसे ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, तो मैंने अच्छे से कर लिया, क्या, उन पे ऑब्जर्वेशन कि ये लोग काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजर का जो टास्क है, जो वर्क है, उसको रिड्यूस करता है, जो मैनेजर का टर्नओवर है उसको रिड्यूस करता है। इसके बाद बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ वर्क का बेसिस है। भाई जाहिर सी बात है, डेलीगेशन कहाँ होता है, डिवीजन ऑफ वर्क से स्टार्ट होता है, जब आप वर्क को डिवाइड करते हो टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट, अब देखते हैं, अब देखो एक कॉमन पॉइंट है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही इंसान बॉस है, सिंगल बॉस, वन मैन आर्मी। जैसे कि मान लो एक बॉस है, उसके नीचे जो सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो इंसान जो है वही हेड है, सारे डिसीजंस वही लेगा, सारे पावर्स उसके पास है, मतलब नीचे वाले लोगों के पास कोई ऐसा कुछ एज मच ऑफ पावर है नहीं, ठीक है। तो लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ ही हैंड्स में है, ऊपर बैठे हुए 2-3 लोग जो हैं उनके हाथ में ही सारे डिसीजंस लेने की पावर है, नीचे के लोगों को वो लोग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट नहीं करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब तरीके से पावर टू टेक द डिसीजन इन द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास ही पावर टू टेक द डिसीजंस है। बेसिकली ये स्मॉल स्केल जो कंपनी होती है, बेसिकली सेंट्रलाइजेशन वर्क ऑन स्मॉल स्केल कंपनीज लिखना चाहिए ना, कहीं ना कहीं देखो जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्मॉल स्केल कंपनीज में वर्क करता है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन होता है, ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सबके पास इंडिविजुअल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी खुद की अथॉरिटीज हैं, पावर टू टेक द डिसीजंस हैं। तो ये कह रहा है इट कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के देखो 3 लेवल थे, याद है ना, मैनेजमेंट के देखो 3 लेवल थे, आपने पढ़ा था, ऐसा वाला हायरार्की पढ़ा था। यहाँ कौन था, टॉप, यहाँ कौन था, मिडिल, यहाँ कौन था, लोअर लेवल। ये 3 लेवल्स मैनेजमेंट था। तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर टू टेक द डिसीजन वो तीनों लेवल्स पे होता है, कहने की वहाँ क्या हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। तो ये कुछ फर्क है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन।
देखो डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं डेलीगेशन ही है। डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? पावर इन फ्यू हैंड्स। ठीक, इंपॉर्टेंस देखो क्या है, तो देखो डेलीगेशन आप अगर करते हो तो देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था डेलीगेशन का कुछ इंपॉर्टेंस, तो ये वही इंपॉर्टेंस ये भी है, बेटर कोऑर्डिनेशन मिलेगा। जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे वो कैसे होंगे? वो इनिशिएट लेंगे, वो काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजर हमें और ज़्यादा अथॉरिटीज देगा, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, तो हम ज़्यादा पावरफुल होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? आप अगर डिवीजन ऑफ वर्क कर दोगे तो आपको क्या करना है? एक प्रॉपर फॉलोअप लेना है, फीडबैक लेना है, आपको एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है। किसको? मैनेजर को सिर्फ ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी करनी है, बाकी सारे काम कौन करेंगे? उसके सबऑर्डिनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी अच्छी होगी, इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगा और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन भी मेंटेन होगा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग आसानी से हो सकता है वहां पे, और कहीं ना कहीं मैनेजर का देखो मैंने बताया था ना, मैनेजर्स का बर्डन जो होगा वो रिड्यूस करेगा, मैनेजर्स का बर्डन रिड्यूस करेगा, जो काम करने का जो बर्डन होता है ना वो रिड्यूस करेगा। कौन? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, डिसीजन हो गया, ग्रोथ होगी, जाहिर सी बात है, इनिशिएटिव होगा और रिड्यूसेस द टॉप लेवल, रिलीफ टू द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं देखो क्या है, अगर आपके पास मान लो कि 4 पीस ऑफ वर्क हैं, आपने क्या करा, उसको 3 या 4 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो ये काम आसानी से, मतलब एक बंदा ये जो 4 काम कर रहा था वो मैंने फर्दर क्या किया, एक एक में डिवाइड कर दिया, सबके पास एक एक काम हो गया। अब ये काम एक आसानी से हो जाएगा। बस मुझे क्या करना है? मुझे प्रॉपर क्या करना है? एक फॉलोअप लेना है, एक प्रॉपर फॉलोअप लेना है। तो ये जो प्रोसेस है प्रॉपर, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इनकेस किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, देखो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इससे कहीं ना कहीं देखो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसको अच्छे से समझना, पॉइंट्स को बहुत इजी पॉइंट से देखो ना, ये सब बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी कि आप अगर डेलीगेशन करोगे तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, कंट्रोलिंग अच्छी हो जाएगी, पावर डिसीजन मेकिंग अच्छे से आप कर पाओगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल्स को रिलीफ मिलेगा काम से, है ना, इनिशिएटिव लेंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर हैं और कंपनी भी ग्रोथ करेगी। चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हम करेंगे, स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।